पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में है और ईरान के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि इंटरनेशनली रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुआहिदा मक्का जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीन उसके रुकन ममालिक और फाउंडिंग मेंबर्स हैं और उसकी क्लॉज जैसे नेटो ममालिक की क्लॉज 5 है कि एक के ख़िलाफ़ हमला सब के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर किया जाएगा। बड़ा मजबूत किस्म का माहिदा है। तो उसकी खबर ये चल रही है कि ईरान को भी मुमकिन तौर पर उसमें शमूलियत की दावत दी जा सकती है। उस हवाले से ईरान के वो नेशनल सिक्योरिटी के एक साहब में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमें फाउंडिंग मेंबर के तौर पर अगर शामिल करें तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं। मालूम नहीं कि वो फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ईरान को दावत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ईरान के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन का एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें दफ़ाई ताउन करें एक दूसरे के साथ काउंटर टेररिज्म के हवाले से। इसी तरीके से तीनों ममालिक अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इकट्ठे हैं और ये इनकी कमिटमेंट है कि एक के ख़िलाफ़ हमला सब के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर होगा, तो इलाके के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन का चैप्टर खोल सकते हैं। सबको मुआहदे में शामिल करना ज़रूरी नहीं होता है। ऐसी तंजीम आमतौर पर डिसफंक्शनल हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा रुकन ममालिक हों और आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे कंट्राडिक्टरी हों कि आप उनको हासिल ही ना कर पाएँ। लेकिन आप सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इस इलाके की सिक्योरिटी का कोऑपरेशन कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह के बहुत सारे मामलात को जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर शुरू हो जाते हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में अगर फासला है तो उसको मिटाने में बहुत मदद मिल सकती है। ख़बर साथ ये भी है कि फील्ड मार्शल ने जाने से पहले अमरीकी सदर ट्रंप से भी फ़ोन के ऊपर बात की है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका, अब वो पहले तो जंगी कार्रवाइयाँ करके कह रहे थे कि हम इनको तबाह कर देंगे, अब वो कह रहे हैं इकनॉमिक सैंक्शंस इनके ऊपर इतनी लगाएंगे कि कोई मुल्क उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकेगा। ट्रेड के हवाले से सबसे बड़ा जो इशू सामने आ सकता है मुमकिन तौर पर, और उसका भी पता नहीं है कि आउटकम क्या होगा। चाइना 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे ऑन एवरेज ईरान से तेल ख़रीदता रहा पिछले चंद सालों में। सबसे बड़ा दुनिया में तेल का ख़रीदार वही है और मुमकिन तौर पर ईरान के पास जो कुछ डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है उसमें भी चाइनीज़ कोऑपरेशन यकीनन शामिल होगा, क्योंकि बड़ा सबसे दुनिया का बायर ही चाइना है। तो ये सैंक्शंस चाइना को इम्पैक्ट करती हैं। चाइना सुनता या नहीं सुनता वो आने वाले दिन तय करेंगे, लेकिन फील्ड मार्शल के दौरे से कुछ आइस ब्रेक करने की तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कुछ बर्फ़ पिघल जाए और मामलात कुछ बेहतरी की जानब आगे बढ़ जाएं, जहां पर मज़ीद जंगी कार्रवाइयों या इकनॉमिक सैंक्शन की बजाय बैठ के बातचीत के ज़रिए मसले को हल किया जा सके। ये आने वाले दिन तय करेंगे कि ये मामला आगे चलता है कि नहीं चलता। पाकिस्तान के अंदर की तरफ आएंगे। आज अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक BBC उर्दू ने खबर अपडेट की है सरानान बाज़ार पशीन के हवाले से, जहाँ उन्होंने कहा कि BLA ने एक पश्तून अक्सरीती इलाके के अंदर एक थाने के ऊपर हमला किया, पुलिस वालों को यरगमाल बनाया, थाने को धमाके से उसकी बिल्डिंग उड़ा दी और उसके बाद वहाँ पर जो तहसीलदार का कोई अफसर था या कोई नादरा का ऑफिस था उसको भी नुकसान पहुँचाया। तो ये सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है। मैं BBC उर्दू में ख़बर छपी है इसलिए आपको कोट कर रहा हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान के बेशतर जो इलाके हैं वो इसी तरह की वहाँ पर जो दहशत गर्दी है उसकी लपेट के अंदर है। ये BLA वाले भी दहशत गर्दी करेंगे, ये TTP वाले जहाँ ये काम करते हैं वो भी सेम उसी तरह की एक दहशत गर्दी है जहाँ आप रियासत की जो रेट है उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में सरकार को इस इशू के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि अपने लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको इंश्योर कर सकें। लेकिन यहाँ सरकार को ये काम करना शायद आता नहीं है या पसंद नहीं है। ये उन्होंने फ़ौज के हवाले कर रखा है कि ये काम आपने करना है, हम सिर्फ बैठ के यहाँ पर हुकूमत करने हैं। किस चीज़ के ऊपर ये मालूम नहीं है। आज जॉइंट अपोजिशन जो है वो एक इजलास कर रही है और अपोजिशन वालों का भी अभी तक ये कहना चाहिए कि शराजा बिखरा हुआ है। अगर वो फोकस्ड किस्म की एफर्ट करते तो शायद इमरान के लिए भी रिलीफ ले सकते थे। बहुत सारे जो दीगर सिक्योरिटी के इशूज़ की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई, इसके ऊपर हुकूमत को मजबूर कर सकते थे कि वो पार्लियामेंट के अंदर बहस करें और जहाँ पर अगर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ करनी है, बलूचिस्तान में करनी है, KP में करनी है, किसी और जगह करनी है, तो वो फोकस तरीके से कार्रवाइयाँ करते हुए आगे बढ़ते और उसके ऊपर रेगुलर रिव्यूज़ अपडेट होते। इस कौम के अगर बेटे शहीद हो रहे हो, पुलिस के हों, सिविलियंस हों, फ़ौज के हों, सबके ऊपर जिम्मेदारी तो पार्लियामान के लोगों की है, लेकिन नहीं, कोई तवज्जो नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो हमारे सामने आया पिछले चंद रोज़ के अंदर, इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी हेल्थ इश्यूज़ की बुनियाद के ऊपर एक केस आया। उनकी फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद एक ऐसा ऑर्डर दिया जिससे लगा ये था कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद हम सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत दिखाई, बहादुरी दिखाई और एक ऑर्डर पास किया। लेकिन हुकूमत उसके सामने जो थी वो बिल्कुल अड़कर खड़ी होगी कि हम तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे।
सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए शिफा हॉस्पिटल के लिए, लेकिन शिफा में इमरान को ले जाया ही नहीं गया। उनके जो डॉक्टर थे फैसल, उनको भेज दिया शिफा हॉस्पिटल, और उनकी बहन को और इमरान को लेके पहुंच गए पिम्स हॉस्पिटल। पिम्स में उनकी आंख का मुआयना किया और वापस जाके उनको अडयाला छोड़ा है। आज जो उनकी उसके ऊपर कंटेम्प्ट पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने चली गई है, हुकूमत की भी रिव्यू चली गई है, उसके ऊपर भी दरख्वास्त का नंबर लग गया। तो अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत का इसके ऊपर पेशरफ्त करती है, सुप्रीम कोर्ट जो अपनी रिट जुरिस्डिक्शन है उसको इस्तेमाल करती है, अपनी ताकत इस्तेमाल करती है, या ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे पिछले 3 सालों में चल रहा था।